सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी है। ये बड़ा और अहम फैसला कौमी एपिक्स कमेटी के इजलास में किया गया। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने इजलास में जोर देकर कहा एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। एपिक्स कमेटी में किए गए अहम फैसलों के मुताबिक गैर मुल्कियों शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई है। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी के लिए एक्शन में आ जाएंगे। इनके कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। ऐसे गैर मुल्कियों के सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला की जेर निगरानी एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है, जबकि नादरा को जाली शनाख्ती कार्ड्स की फौरी मनसूखी की हिदायत कर दी गई है। अगर किसी की शनाख्त में शक होगा तो इसकी तस्दीक के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की इत्तला देने वालों को हुकूमत इनाम देगी और इनका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। अगर हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद में कामयाब हो जाती है तो ये तारीखी इक़दाम होगा। एक और फैसला जिस पर सबकी नजरें लगी हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला है, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कर रहा है। आज की समाअत में क्या अहम पेशरफ्त हुई, क्या फैसला आ सकता है, इसी से आगाज करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह आज में ज्वाइन करें या फरीद साहब माहिर कानून है। या फरीद साहब, आज भी चीफ जस्टिस साहब चाह रहे थे कि आज ही समाअत मुकम्मल हो जाए, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। अभी तो ऐसा लग रहा है शायद पीर के दिन भी समाअत मुकम्मल ना हो सके, क्योंकि अभी तो बहुत से लोगों के दलाइल बाकी हैं। देखिए, चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क दिया है कि जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो दैट वुड बी द लास्ट हियरिंग, और ऑलरेडी जो गवर्नमेंट का स्टांस है वो भी आ चुका है। बाकी जो पार्टीज़ हैं केस में उनका भी स्टांस आ चुका है। जो एक प्रोडक्टिव बात है जो सारी के सारे केस से नज़र आती है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 13 अप्रैल को इस प्रोसीजर एक्ट को सस्पेंड किया था, एटलीस्ट उस प्रोसेस से हमें डिफरेंट प्रोसेस नज़र आए सुप्रीम कोर्ट में कि एक डिबेट हो रही है और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लिए जा रहे हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है जिसके अंदर बहुत से इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी है, विजडम ऑफ द लॉ भी है। तो वो जो चीज़ हो रही है, आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट व्हाट द डिसीजन वुड बी, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एटलीस्ट एक डिबेट हो रही है इतने इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल मैटर के ऊपर, जिस पे लास्ट चीफ जस्टिस ने जस्ट विद स्ट्रोक ऑफ अ पेन उसको सस्पेंड कर दिया था विद एन एंटीसिपेटरी ऑर्डर। और इस वक्त जो नज़र यूँ आ रहा है कि ये जो लॉ है इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। पहला जो चैलेंज है जिसके ऊपर एक कंसेंसस लगता है अदालत के अंदर, वो इस बात पर है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो 184(3) की पावर्स हैं उसको डायलूट करके एक कमेटी के पास दे दी जाए, जो 3 मेंबर कमेटी हो, जिसमें चीफ जस्टिस हो, 2 सीनियर मोस्ट जजेस हों। इसके ऊपर लग यूँ ही रहा है कि मेजॉरिटी जो ऑफ द बेंच जो है वो इस बात पे राजी है कि चीफ जस्टिस की पावर्स को रेगुलेट कर दिया जाए। लेकिन जो दूसरा चैलेंज है वो है कि राइट ऑफ अपील जो दी गई है, तो क्या वो एक ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू आप राइट ऑफ अपील दे सकते थे या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ज़रूरी थी विज़ एंट्री 55 और 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर लग रहा है कि ये जो कानून है उसका चैलेंज थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और शायद इस बेसिस के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी थी बाय गिविंग अनदर जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट, शायद इतना पार्ट जो है वो चैलेंज रहेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की पावर्स हैं और जो डायलूट की जा रही है, उस पर आई थिंक एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है। या साहब, इसके अलावा आपका पर्सनल स्टांस क्या है इस प्रिंसिपल को लेके? चीफ जस्टिस साहब ने भी आज बात की कि फ़र्द वाहिद का जो इख्तियार है उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया मुल्क को, चाहे वो प्रेसिडेंसी के हवाले से माजी में रहा अयूब खान साहब के अंडर, या फिर भुट्टो साहब की जजमेंट की अगर बात कर लें, उस पर भी एक आदमी की ओपिनियन जो है वो सारे बेंच पे जो है वो मुकद्दम हो गई। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कितना ज़रूरी है, बेशक ये कोर्ट्स में हो या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट में हो, जैसे 18वीं तरमीम ने किया आके? पाकिस्तान में दो बहुत बड़ी एक मिथ्स हैं या दो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसके ऊपर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और आपके ब्यूरोक्रेटिक या वो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हो या इवन जुडिशल फंक्शंस हो। वो दो प्रॉब्लम्स ये हैं, दो मिथ्स ये हैं कि अगर आप डिसेंट्रलाइज करते हैं किसी चीज़ को तो आप इफेक्टिवली किसी की पावर्स ले रहे हो,
और दूसरी मिथ ये है कि अगर आप रेगुलेट करते हो तो रेगुलेशन जो है वो प्रोहिबिशन के इक्वलेंट है। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो दुनिया भर के अंदर आप पावर्स, दुनिया भर की डेमोक्रेसीज पावर्स को डिसेंट्रलाइज करती है, बिकॉज डिसेंट्रलाइज करने से पावर्स जो है वो डेमोक्रेटाइज होती हैं, वो कंसेप्चुलाइज होती हैं और कॉन्टेक्चुअलाइज होती हैं। इस केस के अंदर भी, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये आज भी कहते रहे, पिछली हेयरिंग्स में भी कहते रहे कि ये नज़र नहीं आता कि प्रोसीजर एक्ट से कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट से पावर्स डाइल्यूट कर दी गई हो या डिमिनिश कर दी गई हो। अगर एक पावर जो है वो आप 3 मेंबर्स को दे रहे हैं और 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो पावर्स दे रहे हैं, तो एक किस तरीके से ये पावर्स ख़त्म हो रही है। आज चीफ जस्टिस भी इस बात पर बाकी वकीलों से पूछते रहे कि वो ये क्यों समझते हैं कि इस प्रोसीजर एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की पावर जा रही हो। और दूसरी बात ये है कि ये देखें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी पार्लियामेंट ही देता है, ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिसाइड किया था, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपके इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं। तो वही पार्लियामेंट अगर आज इस पावर को रेगुलेट करना चाह रही है तो वो रेगुलेशन इज़ नॉट प्रोहिबिशन। रेगुलेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की पावर्स ले रहे हो, बस का मतलब ये है कि आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हो पावर्स को। और अगर आप माजी की बात करें तो माजी में भी आप देख ले सुओ मोटो एक्शन से आपको नुकसानात ज़्यादा हुए हैं बजाय कि जो आपको इससे फ़ायदे हुए हैं। कुछ फ़ायदे की चीज़ें भी थी, बिकॉज जैसे आप चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की जो रिलीजियस माइनॉरिटी की सुओ मोटो केस था, उसमें जो रिकमेंडेशंस आई और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी हुई, उससे हमें फ़ायदे भी नज़र आए। बट उसी के बरक्स कुछ ऐसे भी फैसले थे जिसका ना सर था ना पैर था, और कंसेंसस डेवलप था सोसाइटी के अंदर। प्रॉब्लम ये होती है कि ये पावर है देखिए, सुओ मोटो पावर्स या फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करना ये कोई गलत चीज़ नहीं है। इनफैक्ट ये एक इफेक्टिव पावर है सुप्रीम कोर्ट की, बट इसका जब मिसयूज होना शुरू हो जाता है तो वो जो इफेक्टिव पावर्स हैं वो भी क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। और यही होता आ रहा था कि सुओ मोटो की पावर्स को इतना यूज किया गया, ओवर यूज किया गया, कि जो उसकी अच्छाइयाँ थी वो भी नजर आना खत्म हो गई। तो आज अगर पार्लियामेंट को उसको पावर को रेगुलेट कर रही है फॉर व्हाट, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। तो हर आपकी लेजिस्लेशन हैज टू बेनिफिट पीपल, और एक चीज रेगुलेट करना, उसकी बेनिफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। तो आई डोंट थिंक, पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक कि एक पावर को स्ट्रीमलाइन करना और इस पावर को रेगुलेट करना, उस पावर को डिसेंट्रलाइज करने में कोई प्रॉब्लम है। जी, लेकिन इसमें नजर आ रहा है कि एक खास सोच के साथ शायद ये किया गया, एक ऐसे वक्त में जब वक्त बहुत कम रह गया था, या जिस तरह मिसाल के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का मामला है, एक के जी सुओ मोटो लेकर जिनके खिलाफ फैसला आए, उनके लिए ये दिया गया कि शायद जो चीफ जस्टिस हैं वो उस तरह से नहीं बेंच बना रहे। अब ये भी खदशात जो सवाल किए गए, रिमार्क्स जो हमारे सामने आ रहे हैं जजेस में से, मौजूद जज साहिबान में से, वो ये भी हैं कि क्या कल को कोई भी हुकूमत आकर ये भी कह सकती है कि इतनी तादाद होगी कम अज़ कम बेंच की, और इस तरह का बेंच बनाया जाएगा, इस तरह का बेंच नहीं होगा, चीफ जस्टिस या 3 लोग या कल को 5 लोग। तो ये फिर हुकूमत के पास एक दफ़ा एक प्रेसिडेंट चला जाएगा कि कोई भी पार्लियामेंट जो है इस तरह कानून ला सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से केस चलेगा, या 14 दिन के अंदर फैसला होगा या 3 दिन के अंदर होगा। फिर वो यानी हुकूमत के ऊपर होगा कि कौन सा केस किस तरह से चलाया जाए। सर देखिए, सारी डिबेट के अंदर जो बेसिक थियोरेटिकल फाउंडेशन है वो ये है कि क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हायर कोर्ट्स जो हैं वो लॉ बनाने के लिए नहीं बैठी हुई, लॉ इंटरप्रेट करने के लिए बैठी हुई हैं। वो सिर्फ ये डिसाइड कर सकती हैं कि क्या लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या लॉ जो है उसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस थी या नहीं थी। अब उसके पीछे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या सोसाइटल बैकग्राउंड हो या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो, सुप्रीम कोर्ट उस डिबेट के अंदर ना तो जा सकती और ना उनको जाना चाहिए। और यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि ये जो प्रोसीजर एक्ट आया, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल था, क्या आपकी पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस थी या नहीं थी। अगर देखें तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसी के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। उस फैसले में नवाज शरीफ या इमरान खान या पुराने केसेस या अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म या एस्टैब्लिशमेंट, ये सारी के सारे टॉपिक्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ना तो आने चाहिए और ना उससे इनके फैसले पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को आज ये महसूस होता है कि ये लॉ कॉम्पिटेंटली पास किया गया है, और पार्लियामेंट जो थी वो एक कोई ट्रंकेटेड पार्लियामेंट नहीं थी बल्कि एक कॉम्पिटेंट पार्लियामेंट थी, तो आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर कोई चैलेंज बनता है। क्या साहब, इसके अलावा क्योंकि आप थ्योरेटिकल डिबेट की बात कर रहे हैं, तो वो तो आज तक ख़त्म नहीं हुई ना। अगर हम ये कहते हैं कि एक कानून साजी पार्लियामान करती है तो उसकी इंटरप्रिटेशन अदलिया करती है, तो इसमें सुप्रेमेसी किसकी है? आज तक 75 साल में ये डिसाइड नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है या पार्लियामान सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है। इसको कौन इंटरप्रेट करेगा, कौन डिबेट सेटल करेगा? ये देखिए, सुप्रीम जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है,
और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने रिजिडली इंटरप्रेट नहीं करना, उसको हारमोनियसली इंटरप्रेट करना है। उसको कहते हैं लिविंग ट्री इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज जब आप लिविंग ट्री अप्रोच उठा लेते हैं तो आप डिजास्टर्स की तरफ नहीं जाते बल्कि सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो अगर तो तीनों जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम समझकर फैसले करेंगे और अपने पैरामीटर्स में रहकर फैसले करेंगे तो ये इससे से कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर्स आगे नहीं आएंगे। और आप सही कह रहे हैं, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और ये सिर्फ हमारे मुल्क में डिबेट नहीं है बल्कि बाकी ममालिक और जो बड़ी इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। अमेरिका में जब पेट्रियट एक्ट आया तो अमेरिकन जुडिशरी भी उसको उस चैलेंज को लेकर बैठ गई। तो दिस इज अ डिबेट विच विल कीप ऑन गोइंग और इसका कोई ऐसा कोई हल नहीं है, लेकिन हल सिर्फ इसका एक ही है कि जहां से भी फैसले हो वहां पे डिसेंट्रलाइज फैसले हो रहे हो, यानी कि एक शख्स के मातहत फैसले ना हो रहे हो कि एक शख्स है वो डिसाइड करेगा कि कॉम्पिटेंट थी पार्लियामेंट या नहीं थी। और आज जो फुल कोर्ट के अंदर हियरिंग हो रही है उससे यही नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अब प्रैक्टिस शुरू हुई वो एक पॉजिटिव प्रैक्टिस है कि कंसेंसस के साथ फुल कोर्ट जो है वो हियरिंग कर रहा है और हर पहलू को देख रहा है। और हर देखिए आई थिंक कि हिस्ट्री के अंदर जब ये इस केस की जब जजमेंट आएगी तो हमारे लॉ स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाएगा इस जजमेंट को, बिकॉज इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को प्रॉपर्ली डिबेट किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है और एक फैसला आएगा जो आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि 8 सिफर से इससे पहले स्टे हो चुका है, यानी जो भी ये एक्ट बना उसको स्टे कर दिया गया। उस वक्त चीफ जस्टिस सुमृता बंदयाल होते थे। अब अभी तक काजी फाइसा साहब उस स्टे को भी, यानी ये फुल कोर्ट जो है ये स्टे को भी वकेट नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि जी 9 जजेस अभी नहीं हैं उस सोच के साथ। तो ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि अब जजेस किस तरफ जाएंगे, क्योंकि जो सवालात हो रहे हैं उससे भी बहुत से जजेस का एक माइंड तो पता लगता है कि वो किस तरह से सवाल करें। अच्छा देखिए, वैसे तो बाय रिटन ऑर्डर तो स्टे वकेट नहीं हुआ, सस्पेंशन उसकी वकेट नहीं हुई। बट अगर आपको याद हो तो लास्ट हियरिंग के ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया था कि अब जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन होगी उसमें वो बाकी 2 सीनियर मोस्ट जजेस से ओपिनियन लिया करेंगे, मतलब 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। तो इफेक्टिवली तो वो जो सस्पेंशन थी वो वकेट हो चुकी है, नॉट बाय एन ऑर्डर, बाय रिटन ऑर्डर, बट प्रैक्टिकली व्हाट ही इज डूइंग, आई थिंक वो एक चीज के साथ उन्होंने फैसला तो कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो, एक ऑर्डर हो और उसके अगेंस्ट आप काम कर सकते हैं कि रिटन ऑर्डर है एक, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपनी जगह है तो उसके अलावा चला जा सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सस्पेंशन हुई थी वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो सस्पेंशन भी एक एंटीसिपेटरी ऑर्डर के थ्रू हुई थी। वो एक बिल था, वो इफेक्टिवली अभी लॉ बना नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि उस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करना। और जबकि कानून ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सस्पेंड कर सकती है अपने ही ऑर्डर्स को या अपने ही जजमेंट्स को या अपने ही एक्शंस को। तो एक लॉ को सस्पेंड करना वो भी तो एक चैलेंज ही है। और मेरा तो ये एक पर्सनल ख्याल है कि ये चैलेंज अभी रिटन ऑर्डर बेशक गलत है, लेकिन क्या सर कता कलामी माफ, इरफान कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक अटॉर्नी जनरल। इरफान कादरी साहब, आप क्या कहते हैं आज की समाअत के हवाले से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि जी अभी तक काजी फाइसा साहब जो हैं वो जो स्टे है वो भी नहीं खत्म हो सका, तो जजेस शायद मेजॉरिटी अभी भी समझती है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये नहीं होना चाहिए? मैं नहीं समझता कि मेजॉरिटी ये समझती है। मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ये समझती है कि ये होना चाहिए और सिर्फ वो मौका दे रहे थे मुख्तलिफ वकीला को बात करने का। हालांकि मैं समझता हूँ कि टोटली इर्रेलेवेंट आर्गूमेंट्स जो हैं वो एड्रेस हो रहे थे आज तक, लेकिन फिर भी उनको बहुत पेशेंस शो की है चीफ जस्टिस ने और दूसरे जजेस ने, क्योंकि उसमें ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आइन से मुतसादम हो, आइन के खिलाफ हो या किसी तरह से कहा जाए कि ये इंक्रोचमेंट है पार्लियामान की जुडिशल डोमेन में। हरगिज नहीं जी, क्योंकि जहाँ तक रूल्स का ताल्लुक है वो जो रूल्स सुप्रीम कोर्ट बनाती है वो ताबे हैं उस कानून के जो पार्लियामान बनाएगी और ये आर्टिकल 191 में साफ तौर पे दर्ज है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो कवानीन बनाए गए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उसमें बार बार जजेस सवाल करते थे कि बताएं कि कौन सी शिक है जो कि आइन के खिलाफ है, कौन सी शिक जो है वो जुडिशरी को अंडरमाइन कर रही है। तो कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सका था, एक बहुत इनडायरेक्ट रीजनिंग दी जा रही थी
जो कि इस तरह से नहीं दी जा सकती। आप ये एफर्ट नहीं कर सकते कि एक राइजुल वक्त कानून जो है जी एक्स्ट्रा एफर्ट करके कह दें कि जी वो इंक्रोचमेंट है इन द डोमेन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसी बात नहीं है। तो ये सिर्फ पेशेंस शो की है चीफ जस्टिस ने, क्योंकि वो रेगुलेट करते हैं इन प्रोसीडिंग्स को। अच्छा, अदरवाइज ये जो मामला है ये बड़ा सिंपल है, और ये लॉ जो है, ये मैं एज ए लीगल एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ, जी जी, विदाउट बीइंग पैशनेट बट वाइल बीइंग रैशनल, कि ये लॉ जो है ये मेंटेन होगा और ये पिटीशन जो है डिसमिस हो। इरफान साहब, जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामान को कानून साजी का इसलिए इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर कंसेंसस नहीं था। तो ये रीज़न स्टैंड करती है, कोई वेट है इसमें? नहीं, जब पार्लियामान मेजॉरिटी से कानून बना लेती है तो फिर ये जो बात है ना कंसेंसस वाली, ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। और अगर कानून ऐसा बनता है जो कि आइन से मुतसादिम है तो फिर डबल चेक है। तो ये है कि अदालतें उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। दोनों अकाउंट्स पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि कहा जाए कि वो गैर आईनी था या गैर कानूनी था। आप कब तक इरफान काजी साहब देख रहे हैं इसका फैसला आते हुए? चीफ जस्टिस साहब आज भी चाह रहे थे कि आज समाअत मुकम्मल हो जाए, क्योंकि तमाम जजेस और कोई काम नहीं करते जिस दिन ये समाअत होती है सुबह से लेकर शाम तक। अभी ये पीर को है, तो जो फुल कोर्ट को बनाने का मकसद था वो ये था कि जल्द से जल्द इसकी समाअत हो जाए, सारे जजेस उसमें हों, और पेंडेंसी भी चाहते हैं चीफ जस्टिस के ज़्यादा ना हो। लेकिन जब ये फुल कोर्ट होगी तो जाहिर है औरतों के केस नहीं सुना जा सकता। देखें, ये फुल कोर्ट सिर्फ एक केस में बनी है। ये हार्डली पिछले इतने सालों में कोई 5-6 केसेस आए हैं, 3-4, जहाँ पे कि ज़रूरत थी फुल कोर्ट की, क्योंकि इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस थे, इसके सियासी महरकात थे। इसीलिए वो जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है उनको बार बार कहा जा रहा था कि आप फुल कोर्ट बनाएं। मैंने 2 दफ़ा उनको कहा खुद कि आप फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन उनकी जो जिद है या उनकी अना जो है वो इतनी बड़ी थी कि वो ना सिर्फ के वजिद रहे, बल्कि उनके बार बार अपने मर्जी के बेंचेस बनाने से और फुल कोर्ट ना बनाने से उनके अपने ब्रदर जजेस को कहना पड़ा कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, और पार्लियामान को भी कानून लाना पड़ा जी। तो इसलिए ये वन टाइम फुल कोर्ट बना है। ये रोज रोज नहीं बना करते फुल कोर्ट, और कभी कभी जरूरी होता है फुल कोर्ट बनाना, और ये वो मौका था जबकि जरूरी हो चुका था, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली कंटेंशियस इशू बन चुका था। और अगर उसी तरह से 3-4 जज इसका फैसला कर देते तो जैसे पिछले बहुत सारे फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो नहीं माने गए, ये भी फिर ना माना जाता। मसलन वो जो इन्होंने किया था इलेक्शन डेट का फैसला, वो नहीं माना गया, किसी ने नहीं सुना उसको, ठीक नहीं सुना सर। तो इसलिए इन्होंने ठीक किया कि फुल कोर्ट बनाया, ताकि वंस फॉर ऑल इस तरह के जो मामलात हैं वो वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाएं। लास्ट क्वेश्चन, जस्टिस जमाल खान ने बड़ा इंटरेस्टिंग आज सवाल किया कि अगर फेलो जजेस खुद कहें कि हमारी जगह चीफ जस्टिस इख्तियार यूज़ कर लें तो फिर क्या ये चीज़ इसमें कुछ तब्दीली हो सकती है? अगर आपसे ये सवाल हो तो आप क्या जवाब देंगे इसका? फेलो जजेस क्यों कहेंगे? फेलो जजेस को क्या जरूरत है कहने की कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अकेले चीफ जस्टिस में रिपोज कर दें? बल्कि फेलो जजेस की राय तो चीफ जस्टिस को लेनी चाहिए। और यहाँ पे तो फाइज ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्होंने खुद कहा है कि मैं पावर शेयर करने को तैयार हूँ, अगर ये इख्तियार है मेरे पास तो मैं इसको शेयर करने को तैयार हूँ सीनियर जजेस के साथ। और अगर इसको हम इस तरह देखें कि नहीं, अगर आप उसको ज्यादा डाइल्यूट करना चाहते हैं, ज्यादा शेयर करना चाहते हैं, तो इट इज इवन बेटर। तो लिहाजा ये कहा जाता है कि पावर जो है, जितनी ज्यादा आपस में पावर डिवाइड हो उतनी पावर सिक्योर होती है, और जितनी पावर एक शख्स में आ जाए, इंडिविजुअलाइज कर दिया जाए, उतना ही इंस्टीट्यूशन का नुकसान होता है। जी, बहुत शुक्रिया इरफान कादरी साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, और हमारे साथ मौजूद थे जनाब याया फरीद साहब माहिर कानून। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेकर बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कुछ और बयान आ गया है। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम भूले नहीं हैं, वक्त आएगा तो एहतसाब भी हो जाएगा। अब ये बात भी वो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस की अभी तक समझ नहीं आ रही है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया पहले मईशत फिर इलेक्शंस, यानी कभी एहतसाब होगा उसके बाद इलेक्शंस होंगे। अब मईशत ठीक होगी फिर इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे? ब्रेक के बाद अब पता चला। वैसे यू टर्न भी कमाल चीज़ है, लेकिन अगर इसको बार बार यू टर्न आप लेते रहेंगे, नहीं एक आपने यू टर्न लिया और उसके बाद फिर आपने यू टर्न ले लिया, तो ये तो दायरा बन जाएगा और उस दायरे में ही फिर आप सफ़र करते रहेंगे।
और नून लीग का बयानिया ज़ेर तामीर है और उस ज़ेर तामीर बयानिए में इतने यू टर्न्स आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रही, शायद उनको ख़ुद भी पता नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। राना सनाउल्लाह साहब ने अब बयान दे दिया है कि जनाब छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने कहा यह है कि जी जिन्होंने नून लीग और नवाज शरीफ के साथ तजावुज़ किया है किसी को नहीं भूलेंगे, वक्त आने पर मामला सेटल होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, ज़ाहिर है वो सोच समझ कर आए हैं तभी स्टेटमेंट दिया, और साथ कहते हैं जी लेकिन इस वक्त अगर हम भी वही सबको पकड़ लेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे, किरदान करेंगे तो खुद से और मुल्क दोनों से ज़्यादती करेंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है मुज़म्मिल के, यानी कोई नज़रिया या कोई प्रिंसिपल स्टांस नहीं है, कोई उसूल नहीं है, सिर्फ यह है कि हम आ रहे हैं, एक दफ़ा आने दिया जाए, वक्त आएगा तो फिर देखेंगे किसकी गर्दन पकड़नी है। देखें, इसमें तो जब गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ साहब की, तो जो ये कह रहे हैं कि हम किसी को भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, वो तो तभी से शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे ही PDM की हुकूमत आई थी तो उसके बाद आपको पता है कि बहुत से लोग जो कि अनडिज़ायरेबल थे नून लीग के लिए, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, उनके ऊपर केसेस भी खुल गए, पकड़ धकड़ शुरू हो गई। तो वो जो ये कह रहे हैं कि अभी हमने ये प्रोसेस शुरू करना है एहतसाब का, या इवन जो मियाँ साहब ने बात कर दी, वो मेरा ख्याल है किसी हद तक तो आते साथ शुरू कर दिया आपने 2022 के अंदर। तो अब इसको मज़ीद कितना आगे लेके जाना है, अगर अब भी कुछ लोगों को आप नहीं भूल पा रहे और वो रात को जो है वो आपको नींद नहीं आ रही क्योंकि तंग करती हैं उनके इमेजेस आपको, तो फिर इसके अलावा जो है वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, गवर्नमेंट को भूल जाएं, फिर कर लें ये सारा कुछ। तो मुझे ये लगता है कि ये पोलराइजेशन है पार्टी के अंदर एज़ यूजुअल, जो पहले भी हम बात करते रहते हैं कि पहले एक बयान दिया जाता है, उसके बाद में उसको वापस लेते हैं, फिर ये कहते हैं कि नहीं किसी मसलहत किसी डील के तहत ना वो गए थे ना वो आ रहे हैं। तो अगर किसी डील के तहत वो नहीं आ रहे तो फिर 4 साल का इंतज़ार क्यों किया आपने? अगर वो किया और उसके बाद एक बयानिया बनाने की कोशिश की पिछले हफ्ते आपने, तो बाद में उस पर खामोशी क्यों हो गई? शहबाज शरीफ साहब क्यों 48 घंटे में वापस गए वहाँ पे? तो ये सारा अगर किसी डील के तहत नहीं हो रहा, या इसके साथ साथ जो गुज़श्ता तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में पंजाब गवर्नमेंट ने जो मेडिकल रिपोर्ट आपको दी, जिससे बाद में उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हो गया है, तो वो सब क्या था? किसने सेफ़ पैसेज दिलवाया आपको? तो अगर तब भी कोई डील नहीं थी, अब भी कोई डील नहीं है, तो इसका एविडेंस तो कोई नहीं है आपके पास। आप आवाम को बता दें बेशक ये बात, लेकिन फिर आपसे सवाल होगा 4 साल क्यों इंतज़ार किया अगर डील के बगैर आना है? या अगर आपको लगता है कि इस तरह से आपने बेल लेके आसानी से सरेंडर करना है और वो केस में कोई जान नहीं है, राना साहब कह रहे हैं ना केस में जान नहीं है, तो केस में अगर जान नहीं थी फिर गए क्यों थे यहाँ से आप? वो उस वक्त हालात और थे, उस वक्त बाजवा साहब के साथ मामला तय नहीं थे। अब वो कहते हैं जी हिफाजती ज़मानत लेंगे और फिर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। ये तो ऐसे जैसे बड़ा आसान है, कोई भी जेल से बंदा बाहर जाता है किसी वजह से, वो उसके बाद पहले हिफाजती ज़मानत दे, वो हो भी जाएगी, उनको पूरा यकीन है, और उसके बाद वो अदालत में सरेंडर करेंगे। पहले सरेंडर नहीं करेंगे। वैसे तो ये सोचा जाता है एक शख्स जेल से गया है तो उसको उसी जगह पर आना होगा, और फिर उसका एक यानी कॉमन सेंस से तो ये नजर आता है कि दोबारा वो अदालत के पास जाएगा कि देखिए नहीं मैं आ गया हूँ, मैं जेल में हूँ, अब मुझे जमानत दी जाए या मेरा केस आगे चला जाए। वो कहते नहीं, पहले उनको जमानत मिलेगी, फिर वो अदालत में सरेंडर करेंगे और फिर अदालत उसके बाद जो मर्जी फैसला करे। बिल्कुल देख लेना। इसमें अगर आपको लगता है कि इस सारे प्रोसेस में जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि लगता है इस तरह कि उनको पहले से नॉलेज है कि कोर्ट ने क्या ट्रीटमेंट करना है, तो अगर है पहले से नॉलेज तो इसको क्या कहते हैं? डील ही कहते हैं। तो बस आपने जवाब दे दिया इस बात का। यही चीज़ है ना कि अगर आपको लगता है कि ये सारा कुछ बिल्कुल नेचुरली हो रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख ये बताती नहीं है ना, जब भी इस तरह के सियासी रहनुमा जो हैं वो सेल्फ एग्जाइल में जाते हैं बाहर, तो वो इसीलिए जाते हैं कि अभी हालात जो हैं वो इम्प्रॉपर हैं, मेरे आने के लिए ठीक नहीं है, और अब इनकी वापसी की जो बात हो रही है, अब इस पर मुझे चाहिए कि वो कहते हैं ना कि आपस में पहले मशवरा कर लें फिर हमसे बात करें, तो ये पहले आपस में मशवरा कर लें। देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाहर गए, आई, नवाज शरीफ साहब बाहर गए, पहले भी जाकर आ चुके हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम से कम 2 दफ़ा इस तरह उनकी ज़िंदगी में देखा गया। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उससे पहले ज़ियाउल हक का दौर था, इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब भी आए, लेकिन ये हालात कभी उनके लिए नहीं बने, शायद इसलिए कि वो अब हुकूमत लेकर उसके बाद आ रहे हैं। हुकूमत उन्होंने एंजॉय कर ली है 16 महीने की, और उसके बाद कंटिन्यूएशन भी है, उसका तो वो जिक्र ही नहीं कर रहे उस हुकूमत का, और उससे फायदे सारे उठाकर भी। लेकिन ये जो बात है कि जी अब वो शायद मित्तल साहब सीनियर साफी हैं, वो कह रहे हैं जी बाजवा साहब कह रहे हैं कि मुशर्रफ नहीं याद आपको, तो क्या अगर आप उस धमकी से डर के फिर आपने ये काम किया और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा अच्छा मैनेज करते हैं, कुछ मिला जुला कर देते हैं, तो आप कह दें कि हम नहीं कर सकते किसी का एहतसाब उन लोगों का, जो ये आम लोग हमारे हथे चढ़ रहे हैं, कोई कारकुन लेवल के लोग हैं, इनको हम दबा के रखें। इनका बिल्कुल 1.5 साल से चल रहा है एहतसाब कारकुनान का, तो और इसके अलावा क्या ही दिया है? इन अदर वर्ड्स जब उन्होंने ये कहा कि मामला अल्लाह पे छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। उसके बाद ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब वक्त आने पर मामला सेटल होंगे, जिसने नवाज शरीफ के साथ तजावुज़ किया है किसी को नहीं भूलेंगे? नहीं, वक्त आना उनके लिहाज से ये होगा ना कि जैसे ही हमारी 5 साल की अक्सरियत हमें दी जाएगी, तो जब वो 5 साल ख़त्म होंगे उसके बाद वक्त आएगा दोबारा से।
हमेशा पावर जाने के बाद वक्त आता है। इसमें देखिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का तो जिक्र नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पहले ही इस वक्त जेल में है। तो इसका मतलब ये है ना कि जिसने तजावुज किया नवाज शरीफ है। देखिए एक जात की बात हो रही, कहीं ये नहीं कह रहे कि जी जिसने कानून के साथ आइन के साथ अगर कोई साजिश करके हुकूमत गिराई तो वो नहीं, नवाज शरीफ की जात के साथ जिसने किया ना, हम नहीं उसको भूल सकते। वो फिर उनका एक अपनी जात से वो बाहर ही नहीं आ रहे लेकिन हर तरह से कि वो आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। मियाँ साहब कैसे आएंगे, मियाँ साहब का क्या बनेगा, उनको किस तरह प्रोटोकॉल मिलेगा, उनका इस्तेकबाल किस तरह से होगा, यानी कहीं आपको इसमें डिस्कशन नहीं आ रही कि जी रोड मैप वो क्या लेकर आ रहे हैं। मुझे देखिए वो इसलिए आ रहे हैं कि जी गरीब आदमी के लिए वो ये रोड मैप लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं आएंगे फिर हमें प्राइम मिनिस्टरशिप मिलेगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देखिए उसमें वही बातें होंगी कि वो मोटरवे और वही एटमी धमाके और इसके अलावा जो है वो लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म करना और इकॉनमी का एक जो है वो एक नया फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। एहतसाब का आपने देख लिया कि एक दिन बयान स्टैंड किया, दूसरे दिन के बाद रिवर्स करना पड़ा उसको। अब राना साहब अगर जो बात कर रहे हैं अगर तो वाकई इस पे वो बिल्कुल ऑनेस्टली अपना माइंड जो है वो बता रहे हैं लोगों को, तो ऑब्वियसली फिर पार्टी को नुकसान ही पहुंचेगा इस चीज़ से। जो आपने मेतला साहब का जो बयान कोट किया है तो वो एक्सपीरियंस वो बिल्कुल ठीक बात है कि पहले नून लीग 2-3 बार कर चुकी है ना। इन पर इल्ज़ाम यही लगता है कि ये बेसिकली किसी से कोऑपरेट नहीं करते या फिर ये आकर जो है वो एक ऐसी टसल में चले जाते हैं जिससे एक कन्फ्रंटेशन का माहौल बन जाता है। तो वो सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पहले लग चुके हैं और वो तल्ख तजुर्बात भी हो चुके हैं और 2-3 बार एग्ज़ाइल में भी जाना पड़ा मियाँ साहब को। कभी सऊदी अरब से गारंटी लिया करते थे 90s में और अब आकर जो है वो दोबारा से चाह रहे हैं कहीं और से होकर पाकिस्तान आए, डायरेक्ट ना आए। तो लगता यही है कि लेसन जो है वो लर्न कर लिया, लेकिन आवाम के लिए थोड़ा बहुत इस तरह का जो है ना वो एक आधी वेव हमें चला के दे दी जाती है कि देखें अब भी एहतसाब हो सकता है। वो और बात है कि अभी असल वक्त नहीं आया, वो बाद में आएगा। तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए, मीडिया के कैमरों के लिए और मेरे और आपके जो है वो 16 महीने बहुत थे। बिल्कुल 16 महीने बहुत थे, उसमें कुछ किया जा सकता था। बल्कि उन्हीं लोगों के साथ मिलकर ही आए उनके साथ मिलकर थे। काजी आसिफ साहब के बयानात सबके मौजूद हैं, वो मानते हैं और फिर आकर और उससे पहले सारी जो जिस चीज़ की सजा देनी है वो सब उससे पहले हो चुका था। लेकिन फिर उनके साथ मिले और उनके साथ मिलकर हुकूमत में आए और उसके बाद आज फिर वो लोग बुरे हो गए। देखिए लिटमस टेस्ट जो था ना इसका वो मुशर्रफ साहब का केस ही था और उसकी वजह ये है कि जब शब मारा इक़्तिदार पे उन्होंने और इसके अलावा इनको जो है वो अरेस्ट करवा दिया, काल कोठड़ी में रखा। इन्होंने खुद हमें सारा कुछ बताया कि कहाँ रखा गया, मैंने सूरज नहीं देखा 2 हफ्ते तक तकरीबन। उसके बाद में जहाज़ की सीट से मुझे हथकड़ी लगाई गई और इसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इंक्रोच किया गया। तो वो सारे मामलात असल तो आपने वहाँ पर जब आप वापस आते हैं तो क्या उस शख्स का एहतसाब कर सकते हैं आप जिसने आकर जो है वो इमरजेंसी लगाई और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाद में हल्फ लिए जजेस से भी और इक़्तिदार को जो है वो चलाया और ये कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे और 7-8 साल 9 साल 10 साल बैठे रहे। तो उसका एहतसाब अगर आप नहीं कर पाए तो अब आप 2017 की क्या बात करते हैं जब आप कोर्ट से नायल हुए। 99 के कू पर नहीं उनके खिलाफ केस हुआ क्योंकि हमारी तो जुडिशरी ने उनको एंडोर्स कर दिया था। अगर मियाँ साहब समझ रहे हैं कि वो सिर्फ अकेले आकर मुल्क को ठीक कर लेंगे, नहीं, बिलावल साहब जो हैं वो उनसे ज़्यादा तेज़ी में हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हम चैन से नहीं बैठेंगे इलेक्शंस के अलावा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अगर बेचैन है, ज़ाहिर चैन से नहीं बैठ रहे जब तक इलेक्शंस नहीं हो रहे, फिर बेचैन होने की तैयारी कर लें। नहीं, वो कर क्या रहे हैं? कोई दरखास्त लेकर जा रहे हैं, कोई इलेक्शन कमीशन पर कोई प्रेशर, किसी किस्म का कुछ नहीं कर रहे सिवाय बयान के। और सुनिए, वो कहते हैं जी अवाम बेरोजगारी और महंगाई की वजह से तकलीफ में है। ये 15 साल किसी जमहूरियत में, मुझे तो लगता है बादशाहत में भी 15 साल बहुत होते हैं। यानी अगली नस्ल आ जाती है, एक बादशाह अगली जनरेशन को बादशाह सौंप देता है, वैसे ही वही चल रहा है। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि तमाम बहरान और मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। यानी अवाम तकलीफ में है। 15 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी सिंध में राज, उसके बाद भी और उसमें 5 साल विफाक में भी, फिर भी लोग तकलीफ में हैं और अवाम को रोटी कपड़ा और मकान की सख्त ज़रूरत है। तो इससे समझ नहीं आ रही फिर 15 साल क्या होता रहा है इससे ज़्यादा, या ये 16 महीने या 18-19 महीने लगा लें, क्या हुआ है? इससे ज़्यादा आम बयान उनका ये है कि बल्दियाती नुमाइंदगान को उन्होंने कहा मैं करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये भी हाईलाइट होनी चाहिए। बहरहाल ये जो इलेक्शन के हवाले से वो शकूक व शुबहात उनको हैं, तो पहले आपने कहा ना वो कर क्या रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद के लिए, तो उन्होंने किया तो है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके साइन कर तो दिए। मरदमशुमारी का रेटिंग पॉइंट किसने उठाया? इन्होंने खुद उठाया और उसके बाद में आवाम के सामने आके कहा जा रहा है कि कतन बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये हर कोई, मुझे तो लगता है, गुड कॉप बैड कॉप खेलने में मसरूफ है। अब आपको नहीं लगता दोबारा मौका मिल जाए? देखिए वो कह रहे हैं जी सिर्फ पीपल्स पार्टी के बस मंशूर है तमाम बहरानों के लिए। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई से तंग हैं लोग और सिर्फ पीपल्स पार्टी से निकाल सकती है। अब सिर्फ पीपल्स पार्टी है और सिर्फ मियां नवाज शरीफ है। अगर एक दफा फिर ये दोनों मिल जाएं, क्योंकि पहले जो होता है ना कि एक रेसिपी होती है, उसमें अगर आप एक इंग्रेडिएंट भी कम होगा ना तो वो टेस्ट नहीं बनता।
अब अगर उस इंग्रेडिएंट में मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे तो शायद वो रेसिपी तैयार नहीं हो सकी जिससे हम मुल्क को बेहतर देख सकते। तो अब वो भी तैयार हैं, बिलावल साहब भी और मियां साहब भी तैयार हैं, तो इस दफ़ा रेसिपी अच्छी बनेगी और आपको बिल्कुल मुल्क तरक्की करता रहेगा। लेकिन वो तो मैं समझता हूँ कि ढके छुपे अल्फाज में उनको भी टॉन्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आवाम याद रखे कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, जो नहीं बात कर रहे टाइमली इलेक्शन की। सिवाय पीपल्स पार्टी के और कोई बात नहीं कर रहा। तो उसमें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का आवाम ये भी रोल याद रखे जो CCI में उन्होंने किया और उसके बाद में कहा कि हमें इल्म नहीं था कि डिले आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन नहीं होगा, ये किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि अब भी कुछ ना कुछ डिले जो है उसकी गुंजाइश बाकी है। फजल रहमान साहब पहले मईशत देखनी है कि मुल्क को देखना है, कहीं मुल्क डूब तो नहीं रहा, मुल्क पहले हालात ठीक होंगे तो इलेक्शंस की देखी जाएगी। नहीं, उससे ज्यादा लग रहा है कि ऐसे जैसे कोई डिक्टेटर कहता होता है ना, वो इस तरह के बहाने बनाते हैं। नहीं, वो फजल रहमान साहब बड़ी सोच समझ कर वो बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं। और वो एक तो उनको सर्दी भी बहुत लग रही है आजकल, आपने सुना होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर्दी बहुत होगी जनवरी के महीने में, तो इलेक्शंस आगे ले जाएं। हालांकि नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर तो फिर जुलाई तक सर्दी जाती नहीं है, तो फिर आप बता दें कब कराने हैं। पता नहीं, फिर मार्च अप्रैल में कुछ और गर्मी शायद ज़्यादा आ जाएगी तो फिर दोबारा हम आगे चले जाएंगे। आखिर में जनाब, मामला बड़े ख़राब हो रहे हैं भारत और कनाडा के दरमियान। अब हुआ यह है कि कनाडा भी पीछे नहीं हट रहा और भारत ने उल्टा ये कह दिया जी कि कनाडा अपने 41 जो सफारतकार हैं उनको वापस बुला ले, वरना उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब उम्मीद तो कनाडा को ये थी कि उसके दोस्त मालिक इसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस हैं, वो दबाव डालेंगे, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ ये कहा है कि जी हम तो उनसे पूछ रहे हैं, दिल्ली ताउन करना चाहिए दिल्ली को, उसने किया ही नहीं किया। अमेरिकी तर्जुमान कह रहे हैं ये तो इस पर बेहतर तो फिर नई दिल्ली बता सकता है। तो इसमें कहीं भारत इंटरनेशनली तो मुश्किल में आ सकता है, लेकिन अभी इस पर प्रेशर उस तरह का नहीं आया। देखिए, इंडिया ने ना बिल्कुल कैलकुलेट नहीं की ये मूव। उसकी वजह यह है कि जब G20 हुआ तो उनको लगा कि हमारा जो इंटरनेशनल मसल है ना वो बहुत बड़ा हो गया है, और उसकी वजह यह है कि अब कैनेडियन इकॉनमी भी हमारे ऊपर किसी हद तक रिलाई करने लगेगी। इसके अलावा वेस्टर्न पावर्स भी अब इन्वेस्टमेंट हमसे मांग रही हैं, बजाय इसके कि इसका उलट होता। तो क्यों ना हम जो है वो अपना फॉरेन पॉलिसी गोल पूरा कर लें, जो कि नहीं हुआ। तो ये रिस्पांस जो है ये भारत को भी सरप्राइज़ किया है इसने। और बिल्कुल इलेक्शन से पहले हमेशा मोदी साहब जो हैं वो कोई एडवेंचर ज़रूर करते हैं ताकि बेच सकें उसको इलेक्शन में। ये एडवेंचर जो है ये उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा और इनको बहुत मुश्किल का सामना हो, क्योंकि ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या कनाडा हो, एक पेज पर है। ये इसका मतलब है कि अब ये सोचेंगे कि ये कल को हमारे साथ भी किसी सिटीजन को, शहरी को भारत इस तरह से मरवा सकता है, तो आगे इलेक्शन तो शायद जीत जाए, लेकिन भारत के लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।